लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय के ज्योति कलश यात्रा सम्मेलन में हिस्सा लिया। शिरकत की इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश की सुरक्षा में अपने सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों की याद में बने शौर्य दीवार में पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ज्योति कलश यात्रा निश्चित ही एक बहुत बड़ा कार्य है और कहा कि अखंड ज्योति पूरे देश के अंदर प्रचंड ज्योति की तरह आध्यात्मिक संस्कृति, ज्ञान और गुरुदेव के संदेश को जन जन तक पहुंचाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि ज्योति से ज्योति को जलाकर देश और दुनिया को जगमगाना है। आध्यात्मिक गंगा मां की ये धरती, आचार्य परम श्रद्धेय श्री राम आचार्य, वंदनीय माता भगवती देवी की यह धरती शांति कुछ से आज अखंड ज्योति यात्रा निकली है। ये अखंड ज्योति यात्रा माता जी के 100 साल होने पर पूरे देश के अंदर प्रचंड ज्योति की तरह आध्यात्मिक संस्कृति, ज्ञान और गुरुदेव के संदेश को जन जन में पहुंचाकर लोगों के चरित्र निर्माण, भारत की संस्कृति को पहुंचाना और जो बुराइयां जीवन के अंदर है उनको समाप्त करते हुए नए चरित्र निर्माण के लिए ये यात्रा जन जन में निकलेगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा 40 जिंदा कारतूस के साथ पकड़े गए विधायक के भाई से लेकर राज्य में महिलाओं पर बढ़ रहे अपराध के मामले तक सरकार बेबस नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य और देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंच रहा है। सीमावर्ती इलाके सत्तारूढ़ दल से जुड़े व्यक्ति को बचाने की कोशिश हो रही है। अब ऐसे में बनबसा नेपाल सीमा पर एक विधायक का भाई 40 जिंदा कारतूस के साथ पकड़े जाने के मामले को लेकर राज्यपाल तक ले जाएंगे। अब ये साधारण कारतूस नहीं है, ये विस्फोटक कारतूस है। उन्होंने बताया कि इसके विरोध में वह 11 तारीख को पदयात्रा करेंगे। आपको यह भी हम जानकारी देते कि उत्तराखंड में चंपावत जनपद से नेपाल भारत के बनबसा बॉर्डर पर एसएसबी की 57वीं वाहिनी के जवानों के ने चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान अवैध सामान और 40 कारतूस के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया आरोपी अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा से विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल का छोटा भाई सतीश नैनवाल बताया जा रहा है। तो वहीं विधायक प्रमोद नैनवाल ने कहा कि उनका भाई उनसे अलग हल्द्वानी में रहता है। किसी के भाई इत्यादि से नहीं सवाल है, क्योंकि वो हमारे राज्य की आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ा सवाल है और नेपाल के साथ हमारे संबंधों से जुड़ा सवाल भी है, क्योंकि वो नेपाल की तरफ ले जाते हुए पकड़े गए। तो इसलिए ये मामला बहुत संवेदनशील। इसमें सत्ता में किस तरीके की गिरावट आ गई है, सत्ता प्रतिष्ठान जिस तरीके से अब इस मामले को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो चिंतनीय विषय है। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा भाई मेरे से अलग रहता है, उसका परिवार हल्द्वानी में रहता है, उसका अपना कारोबार है, उसके पास अपना लाइसेंसी पिस्टल भी है और वो अपने कारोबार के संबंध में इधर जाते रहते हैं। कल के जो मैंने उसे मालूम किया कि वो जल्दीबाजी में, क्योंकि लीवर आ रही थी, नेपाल से लीवर उन्हें आना था, तो उनको लाने के लिए वो बनबसा जा रहा था। तो जो बैग था, जिस बैग में वो अपनी वो रखता था, कार्टेज रखता था, वो बैग क्योंकि छोटा बैग था, कपड़ा उसने उसमें छोटे बैग के चक्कर में कपड़े जल्दीबाजी में रख के उसको लेके वो आ गया भूल से। और जब एसएसबी ने उसको रोका पूछताछ के लिए, तो उसने पुलिस को भी बुलाया। एसएसबी ने उसने पुलिस के सामने अपने जो कॉटेज थे, जो गोलियां थी, उनकी रसीद और अपना पिस्टल, क्योंकि पिस्टल तो घर ही में था, पिस्टल की लाइसेंस से उनको दिखाया, तो उन्होंने उसे घर जाने दिया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने चमोली के दौरे पर रहकर थराली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गणेश गोदियाल का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा गणेश गोदियाल ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सरकार से सवाल पूछे। गणेश गोदियाल ने कहा, थराली समुदाय के स्वास्थ्य केंद्र में संसाधनों का एक बहुत बड़ा अभाव है, इसकी वजह से इलाके की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हो चुकी हैं। इसके साथ ही गणेश गोदियाल ने शिक्षा का मुद्दा भी उठाया। गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की काफी कमी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि ऑल वेदर रोड पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कराने के बचाव
को लेकर सरकार अब शराब को गांव-गांव तक भिजवाने में लगी हुई है। आज भी उनके माता पिता उसमें न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिस प्रकार से सरकार अपराधियों को बचाने में लगी है, मैंने कल एक प्रेस वार्ता में कहा और उसको रिपीट करना चाहता हूँ। आप इस बात के लिए मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते फला व्यक्ति ने बलात्कार किया, इसके लिए मुख्यमंत्री को कटघरे सीधे तौर पर खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर मैं कटघरे में खड़ा करता हूँ कि मुख्यमंत्री ऐसे अपराधियों को बचाने में लगे हुए। सर्ट में इनके पदाधिकारी ने जो दुराचार किया उस पर 4 दिन के बाद जो वांछित धाराएं जिसमें केस दर्ज होना चाहिए 4 दिन लगे उसमें, क्यों ऐसा? जब दबाव बना तब केस करना पड़ा, तब पॉक्सो में जो है ऊपर के दर्ज हुआ मामला। मैं पूछना चाहता हूँ, अंकिता भंडारी मामले में उनकी अंकिता के माता पिता ने एक व्यक्ति का नाम लिया है, मुख्यमंत्री जी क्यों उस व्यक्ति को बचा रहे हैं? आज तक क्यों उसकी इंक्वायरी नहीं हुई? नगर निगम देहरादून की ओर से सरस्वती विहार में विशेष स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं अब इस कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और विधायक उमेश शर्मा काव ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सड़क पर झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश देते हुए पर्यावरण मित्रों का उत्साहवर्धन भी किया। साथ ही साथ लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई और साथ ही साथ उन्होंने कार्यक्रम में लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक भी किया। तो वहीं मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि नगर निगम की ओर से जगह जगह विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत स्वच्छता के साथ ही लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। देखिए, आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में जो है विशेष स्वच्छता अभियान जो पखवाड़ा किया जाना है, उसी के क्रम में आज माननीय शहरी विकास मंत्री जी के द्वारा जो है इसके अभियान की एक औपचारिक उन्होंने अपनी तरफ से एक संकेत दिया है स्वच्छता के प्रति, जिसमें जो हम लोगों ने जो है आजमपुर की तरफ जो है माता मंदिर रोड पे जो हमारी सोसाइटीज हैं उस पर विशेष अभियान चला रहे हैं और साथ ही साथ स्वच्छता के अतिरिक्त जो है लोगों को फॉगिंग लार्विसाइड का छिड़काव भी करवा रहे हैं लोगों की मांग पर और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि किस तरह जो है इस समय डेंगू के चूंकि सीजन आ रहा है तो उसके प्रति जो है सजग रहें। और हरिद्वार में नवनियुक्त जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने जिला कार्यालय स्थित विभिन्न कार्यालयों और पटलों का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने पटलों के निरीक्षण के दौरान कार्मिकों को निर्देश दिए कि जिला कार्यालय में आने वाले सभी फरियादियों की समस्या पूरी शालीनता के साथ सुनी जाए और उनका निस्तारण समय से कर दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश भी दिए कि किसी भी पटल पर यहां पर पत्रवलियां लंबित न रखी जाएं और इसके साथ संबंधित पटल सहायकों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने जिला कार्यालय में आने वाले व्यक्तियों के लिए बैठने की क्षमता बढ़ाने के निर्देश भी साथ ही साथ दिए। कलेक्ट्रेट के डिफरेंट पटलों का जो है निरीक्षण किया गया है, कार्यालय का निरीक्षण किया गया है और जो भी हमारे कार्यालय में जो स्टाफ है जो अधिकारी बैठते हैं इन सभी को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि आम पब्लिक के साथ अति संवेदनशीलता का व्यवहार करें। जो भी पब्लिक उनके साथ मिलने आती है उनकी समस्याओं को सुने और सुनकर उनका समाधान करें। जो पत्रावलियां हैं वो किसी पटल पर लंबित न रखी जाए, अभिलेखागार को अच्छी स्थिति में रखा जाए, अभिलेखों की नकल लेने में किसी को दिक्कत ना हो। बाकी जो आम पब्लिक है उनके बैठने की व्यवस्था भी थोड़ी सी ठीक की जाए। लेकिन मैंने देखा कि कुछ व्यवस्थाएं कुछ यथोचित नहीं दिखी, मुझे न रहना पड़े बाहर, क्योंकि जब तक ना तब तक बैठने की उनकी व्यवस्था है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा है। अभिलेखागार में कुछ स्थान की कमी है तो वो चीज़ें भी ठीक की जाएंगी, कुछ स्थान की व्यवस्था की जाएगी। कुछ वीडिंग के मामले हैं, वीडिंग कराया जाएगा ताकि उसमें स्थान हो सके, ताकि तो जो है आसानी से नकल वगैरह ले। नवागंतुक जिलाधिकारी आशीष भटगई ने बागेश्वर में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जिलाधिकारी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया को प्राथमिकता के साथ संबोधित किया और बताया कि जिले के चौमुखी विकास के लिए विशेष प्रयास से यहां पर किए जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र पर विशेष फोकस रखा जाएगा और साथ ही साथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास हमारी तरफ से किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि पारदर्शिता और समयबद्धता और जीरो पेंडेंसी पर कार्य होंगे। रूप से हो रहा है, वन पंचायतों में हो रहा है, उसको हो रहा है, तो सर इसके कोई उसमें तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो खनन की एक्टिविटी है वो एज पर रूल एज पर लॉ होनी चाहिए। तो जो भी नियम का उल्लंघन करेगा
खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर के अलीपुर जैनपुर पंचायत में मनरेगा द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों में धांधली का एक मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। शिकायतकर्ता जमाल अख्तर ने अलीपुर जैनपुर में पहले जांच करने पहुंचे खंड विकास की टीम पर भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगा दिया। ग्राम प्रधान के साथ साथ विकास खंड के तमाम अधिकारियों को भ्रष्टाचार में मिली भगत कर ग्राम प्रधान की शह पर गलत रिपोर्ट देने का आरोप लगाया गया। आरोप बड़ा है। जमाल अख्तर ने एसडीएम के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिकायती पत्र भेजा। शिकायत भेजकर और मांग की है कि जल्द से जल्द अधिकारियों के खिलाफ जांच करवाई जाए और अलीपुर जैनपुर पंचायत में मनरेगा की तरफ से कराए जा रहे विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा भी तुरंत करवाया जाए। मैंने ग्राम पंचायत मुबारकपुर अलीपुर के ग्राम जैनपुर खुर्द में जो मनरेगा के तहत विकास कार्य कराए जा रहे थे, उसमें मैं पहले भी कई बार शिकायत अपनी दर्ज करा चुका हूं, जिसमें ब्लॉक से अधिकारी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जिसमें भारी धांधली पाई गई थी। लेकिन ये रिपोर्ट अधिकारियों के द्वारा, जो ब्लॉक के अधिकारी है उनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट से प्रतीत यह होता है कि ग्राम प्रधान द्वारा और अपने आप को बचा, क्योंकि ब्लॉक के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो पवन सिंह सैनी जी हों, चाहे वो शिषपाल सिंह राठौर जी हों, रचना जी हों या फिर पाटनी जी हों, उन्होंने उनकी मिली भगत से पैसा का, जो मनरेगा का पैसा है, ग्राम पंचायत मुबारकपुर अलीपुर के बंदर बांट करके आपस में बांटा गया है और ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। ये रिपोर्ट बिल्कुल गोलमाल है। मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को ब्लॉक में काम करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सलाखों के पीछे देखना चाहता हूं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सलाखों के पीछे जाना चाहिए। तो यही बताया गया था कि जो ये शिकायतें आ रही है, ये हमारे पोर्टल पे भी अपलोड होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी भी समीक्षा करते हैं। तो उनको स्पष्ट बता दिया गया है और इसका हम फॉलो अप भी करते हैं। यहाँ से पूछा जाता है कि आपने कितना निस्तारित किया है और वो अपलोड भी होता है। अब इसमें जब से ये हमारा ऑनलाइन अपलोड होना शुरू हुआ है, तब से जिम्मेदारी और अधिक फिक्स हो गई है। तो कोई भी विभाग इसमें टाल मटोल नहीं कर पाएगा और अगर कोई टाल मटोल करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर केदारनाथ से। केदारनाथ धाम यात्रा के लिए अब बरसात का सीजन खत्म होने के बाद से ही अब एक बार फिर से यात्रा सुचारू रूप से अब शुरू हो चुकी है। हेली सेवा शुरू हो चुकी है। वर्तमान में 4 हेली सेवाएं संचालित हो रही हैं। तो वहीं अब 15 सितंबर से 5 और हेली कंपनियां जो हैं केदारनाथ में अपनी सेवा प्रारंभ करने वाली हैं। हेली सेवा से प्रतिदिन 250 यात्री दर्शन कर रहे हैं और इस यात्रा सीजन में अब तक 66,829 तीर्थयात्रियों ने हेली सेवा से बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं। और साथ ही अब बताया जा रहा है कि 15 सितंबर से सभी 9 कंपनियां केदारनाथ में अपनी हेली सेवा देने वाली हैं। उत्तराखंड में कण कण में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इसे देवभूमि कहा जाता है। कर्णप्रयाग के निकट सिमली में स्थित सिद्धपीठ राजराजेश्वरी का पौराणिक मंदिर स्थित है। मां चंडिका अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए हर 14 साल में गर्भगृह से बाहर आती हैं और आशीर्वाद देने का काम करती हैं। इस साल भी 14 साल बाद मां चंडिका अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आज गर्भगृह से बाहर आ गई हैं और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली मां के दर्शन के लिए। मंदिर समिति के लोगों ने जानकारी देते हुए ये कहा कि गढ़वाल के 6 जिलों के सैकड़ों गांव का मां चंडिका की बन्यात यात्रा दौरा करेगी और साथ ही बन्यात यात्रा को लेकर क्षेत्रीय लोगों में खासा उत्साह उमड़ रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे। ये आमंत्रित गांव है और आमंत्रित गांव है। इसमें माँ, ये सब लोगों के सहयोग से, सब गांवों के सहयोग से माँ चंडिका देवी 2009 के बाद 2024 में यात्रा के लिए बाहर प्रस्थान करेगी। आज माँ भगवती अपने गर्भगृह से बाहर यात्रा के लिए बाहर स्थान पर आएगी। 4 दिन भगवती माँ भगवती यहाँ पे विराजमान रहेगी। उसके बाद 11 तारीख को माँ भगवती का बाहर भ्रमण का प्रथम पड़ाव ग्राम रतोड़ा होगा। उसके बाद माँ भगवती बसपाली, सैनू, सिमली, सुंदरगांव, जाखूटे के क्षेत्र भ्रमण के 6 जिलों के क्षेत्र भ्रमण के लिए चली जाएगी। उसके उपरांत जून में माँ भगवती का बनेथा यात्रा होगा, जिसमें माँ भगवती का यहाँ पे 10 दिनों तक बृहद कार्यक्रम होता है, जिसमें माँ भगवती अपने सभी ध्यानियों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है और क्षेत्र की समृद्धि एवं खुशहाली के लिए माँ भगवती बाहर यात्रा करती है। कितना उल्लास है, कितनी खुशी है क्षेत्र की जनता में। 14 वर्षों बाद माँ भगवती बाहर आ रही है। क्षेत्र की जनता में माँ भगवती के प्रति और यात्रा के प्रति बहुत ज्यादा उत्साह है। वो तो आप
देख ही सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है माँ भगवती के दर्शनों के लिए इस क्षेत्र की जनता में बहुत ज्यादा। देवभूमि उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ पर जो संस्कृति है, परंपरा है, वो भी इतिहास से जुड़ी हुई हैं। इतिहास का एहसास कराती हैं, संस्कृति का एहसास कराती हैं कि यहाँ के हर पत्थर में भगवान विद्यमान हैं। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर की द्वारका यानी कि गजुणा क्षेत्र के उडरी गांव की। जी हाँ, जहां पर आज दिव्या और भव्यता के साथ क्षेत्र के प्रसिद्ध प्रचाधारी भगवान जाख देवता व गुरु चौरंगी वीर के पौराणिक डांडा शैल यात्रा मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, अपना दुख दर्द भगवान जाख देवता के सामने रखते हुए अपनी आस्था श्रीफल चढ़ाते हुए नजर आए। साथ ही साथ इस डांडा शैल यात्रा का प्रमुख उद्देश्य धान की फसल को काटने के लिए आराध्य देवताओं से समय मांगना है। अगर देवता के बताए दिन से पहले अगर कोई ग्रामीण धान काटता है तो उसकी फसल नष्ट हो जाती है, यह मान्यता है। और इसी विश्वास के साथ यहां पर पौराणिक काल से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, भगवान जाग जगन्नाथ की कृपा विगत कई वर्षों से जो मैं यहाँ पर लगातार आ रहा हूँ और भगवान के साथ जो भगवान जाग जगन्नाथ के साथ जो जितने भी देवी देवता चल रहे हैं उन देवी देवताओं की शक्ति को देखते हुए, जैसे कि हम अभी घर से चले पटकानी से जब हम चले तो एक बार आसमान जो है काफ़ी ऐसा लग रहा था कि बारिश का मौसम बनने वाला है, लेकिन जैसे वहाँ से भगवान जाग जगन्नाथ की तैयारी हुई उस समय से ही हमें कहीं रास्ते में जो है, ये मेरे हाथ पे छाता है लेकिन छाते जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और कहीं पर भी हमें भगवान जाग जगन्नाथ की कृपा से जो कोई भी ऐसा कि जैसा यहाँ पर कई जो देवी देवता जो अवतरित हुए उन लोगों का जो जस मैंने देखा है, यहाँ पर कई प्रकार की है। और जाग जगन्नाथ के सामने पर जो है छोटे मोटे देवी देवता तो क्या आएंगे, लेकिन हम इसको भगवान का रूप मानते हैं और इस देवता की बहुत बड़ी कृपा है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कई दौर की तेज बरसात हो सकती है। अब ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र ने पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में तेज बरसात का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। और कहां के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया वो भी बता देते हैं आपको। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं मैदानी क्षेत्रों की अगर बात कर लें तो गरज चमक के साथ हल्की बरसात होने का अनुमान है, जबकि उधम सिंह नगर और हरिद्वार में मौसम शुष्क बना रहेगा। चमोली जिले में जोशीमठ से चीन सीमा और नाती घाटी को जोड़ने वाला जोशीमठ मराली नीति राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के चलते दूसरे दिन भी बाधित रहा। अभी फिलहाल ताज़ा अपडेट यह है कि इससे सेना और आईटीबीपी के वाहनों को अब सीमा क्षेत्र में पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इस यात्रा मार्ग को खोलने के लिए दिक्कतें लगातार पेश आ रही हैं। अब सीमा सड़क संगठन की टीम अब मशीनों की सहायता से हाईवे को सुचारू करने में जुटी हुई है। मेहनत लगातार जारी है। जोशीमठ मराली और साथ ही नीति हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जोशीमठ से लगभग 30 किलोमीटर आगे भल्ला गांव के पास भारी भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो चुका है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। हरिद्वार के बहादुराबाद के ग्राम गढ़मीरपुर में लंबे समय से सड़क निर्माण न होने के चलते मुख्य मार्ग पर जलभराव और कीचड़ की समस्या बनी हुई है। इसके चलते स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है और बारिश के बाद सड़क पर जमा पानी और कीचड़ से बच्चे आए दिन फिसल जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। अब ऐसे में उनके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। इस कारण बच्चों को स्कूल से वापस घर लौटना पड़ता है। स्कूल में जाना बच्चों का नहीं हो पा रहा है क्योंकि बारिश के चलते जो रोड हैं, जो गलियां हैं, वो बेहद ज़्यादा जल भराव से ग्रस्त हो चुकी हैं। अब ऐसे में स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार ग्राम प्रधान और अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन आश्वासन के अलावा कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया। अभिभावक और छात्र छात्राओं ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सड़क निर्माण की मांग की है। वहीं जब इस मुद्दे को लेकर स्थानीय विधायक रवि बहादुर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव पास हो चुका है और जल्दी निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। खंड विकास अधिकारी अब मानस मित्तल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय की सड़क पर जल भराव की समस्या का संज्ञान ले लिया गया और साथ ही एडीओ पंचायत को निर्देशित किया गया कि समस्या की रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि जल्द समाधान हो। चलिए, मेरे विद्यालय के बच्चे हैं, उनकी यूनिफॉर्म्स इतनी गंदी हो जाती हैं कि अब पूरा रास्ता पानी कीचड़ से भरा हुआ है। बच्चे भी रोज परेशान होके कहते हैं कि मैडम इस रास्ते को ठीक करवा दो। मैंने एप्लीकेशन भी दी थी एक बार इस रास्ते को लेकर,
थोड़ा सा गरीब परिवार के बच्चे हैं और गरीब समाज का ही विद्यालय है, थोड़ा सा इन बच्चों के फेवर में अगर विधायक या प्रधान जो भी कुछ कर सकता है तो करे, प्लीज मेरा आग्रह है इन बच्चों के लिए थोड़ा सा ये कर दें, रास्ता बन जाए बस। नहीं, प्रधान जी के पास एक बार ये हमने भिजवाया था प्रस्ताव कि थोड़ा सा इस रास्ते को देख लें, ज्यादा नहीं, जितने में बच्चे आते हैं इतना इतना ये सही हो जाए बस। वो कह रहे थे देखेंगे, बच्चों के पेरेंट्स ने भी बात करी है इसको लेके, जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स ने भी कहा है, वो आए भी थे, कह रहे थे मैडम हमने इस बारे में बात करी है, बन जाएगा। उसके टेंडर लग चुके हैं। देखिए वो 98 लाख का रोड था, उसमें बिलों से लोगों ने उठाने का वो जो है टेंडर हुआ था, बट वो जो रोड रुका कुतुबपुर का वो पानी की लाइन की वजह से रुका था। वहाँ पे उस वक्त पानी की लाइन बन गई थी। अब वो कार्य अब उसकी टेंडर दोबारा लग गया है और वो कुतुबपुर तक पूरा बसासत तक आएगा। वो जो रोड हमारा आया था वो बसासत में रोड बनने के लिए आया था कि बाहर का तो हम कैसे भी करा लेंगे, और मैंने 3-4 बार उसमें वहाँ पे टाइल्स लगवाई भी हैं, पथरी पुल से लेके कुतुबपुर तक, और वो कुतुबपुर तक पूरा आएगा और उसका एक टेंडर आपका पूरनपुर में भी लगा है। ये अभी गंगनीपुर में जो पानी की समस्या का एक स्टेटस अभी पता लगा है आपके माध्यम से, इसमें अभी एडीओ पंचायत जो पंचायत राज विभाग को देखते हैं, उनको मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि इसमें तत्काल वो स्थल पर जाकर स्वयं एक जांच करें और जांच की रिपोर्ट भी करें। साथ ही साथ वो ये भी देखेंगे कि जो पानी उसमें बह रहा है उसका कहाँ पे हम लोग पानी की निकासी कर सकते हैं, जिससे कि उसका स्थायी समाधान किया जा सके। तो इसमें जो सेक्रेटरी हो गए, आपने सही कहा है कि उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए, पर उन्होंने इसकी जानकारी यहाँ तक कार्यालय तक नहीं लाया। वो ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने ग्राम पंचायत को इसको प्रस्ताव में रखा हो, तो वो सारी चीजें अभी एडीओ पंचायत को निर्देशित किया गया है, तो सारी चीजें उसको देख के आवश्यक कार्रवाई। खबर हरिद्वार से। हरिद्वार के इलेक्सर क्षेत्र में अब भरणी मार्ग पर एक विशालकाय मगरमच्छ सड़क पर आ गया। इससे सड़क पर दोनों ट्रैफिक जाम हो गया। काफी देर तक मगरमच्छ सड़क पर ही यहां पर देखने को मिला और उसके बाद एक लंबे जाम की स्थिति भी देखने को मिली, क्योंकि दोनों तरफ से ट्रैफिकों का आना जाना कुछ समय के लिए बाधित रहा। फिर वाहनों के हॉर्न की आवाज सुनकर और लाइटों को देखकर मगरमच्छ खेतों में चला गया और इस दौरान एक कार सवार ने उसका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है। खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी नगर निगम फिर से पुरानी हालत में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की धीमी रफ्तार और सफाई स्वच्छता की कमजोरी ने शहर को फिर से वही गंदगी के पुराने ढेर में तब्दील कर दिया है। जगह जगह फिर से शहर में खाली प्लाटों में कूड़े के ढेर लगने लग चुके हैं। अब ऐसे में नगर निगम की इस लचर व्यवस्था के कारण सफाई व्यवस्था की जो एक सच्चाई है, पोल है, खुलती नजर आ रही है, बल्कि संक्रामक रोगों को भी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि नगर निगम पूर्व की भांति एक बार फिर से शहर में व्यापक सफाई अभियान चलाएगा और खाली प्लॉटों में कूड़ा डालने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सख्ती से कार्रवाई तो की जाएगी। नगर निगम हल्द्वानी के द्वारा ऐसे खाली प्लॉट में मुहिम चला करके सफाई अभियान किया गया था। दोबारा से सफाई अभियान किया जाएगा और कहीं ना कहीं इस बार कठोर कार्रवाई भी की जाएगी, और जो लोग बिना अनुमति के या इधर उधर कहीं पर भी कूड़ा फेंक रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी होगी और विधिक कार्रवाई।